हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार जैसे कि आप सब लोगों के ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे कि भैया अभी जो नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल है वो कब ओपन होगा। और यार जितने भी अभी मतलब न्यू कैंडिडेट्स आए हैं इंडिया पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उन सबके मन में भी एक क्वेरी होगी कि हम लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं या फिर नहीं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या कुछ गाइडलाइंस हैं। तो इसी रिगार्डिंग में हम आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आप ट्रांसफ़र कब ले सकते हो, उसकी क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्या कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारा हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि अभी जो नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल है वो आएगा सितंबर में, क्योंकि हर एक 3 मंथ के बाद में जो ट्रांसफर पोर्टल है वो लॉन्च किया जाता है। पहले सबसे पहले हुआ था दिसंबर 2022 में, उसके बाद में मार्च में, अभी फिर जून में हुआ था, एंड अभी जो है सितंबर में, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो ट्रांसफर पोर्टल है वो ओपन होगा। सो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं मतलब ट्रांसफर लेने के लिए एलिजिबल हैं, साथ के साथ में इच्छुक हैं, तो आप नेक्स्ट आने वाले पोर्टल में, ट्रांसफर पोर्टल में अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ट्रांसफ़र लेने के लिए, क्या कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम आज की इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आएगी दिवाली बोनस पे, कि अब की बार जो दिवाली बोनस है वो कितना आएगा और किस किस को मिलेगा। सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर हर एक वीडियो में बता रखा है, इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉय पोर्टल पे जाओ, उसके बाद में सिंपली मैंने यहाँ पे जीडीएस एंड ट्रांसफर सर्च किया, एंड हमारे पास ये जो पीडीएफ है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं। इसके बाद में एक दो लेटर और इशू हुए थे, बट उसमें ना थोड़ी मतलब वो जैसे कि नहीं हो जाता कि अगर टाई केसेस में क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। बाकी जो एक पूरा मतलब डिटेल्ड एक पीडीएफ जो है ट्रांसफर की गाइडलाइन से रिलेटेड, वो यही है, जो कि 15/7/2023 को रिलीज़ की गई थी। एंड अभी यार इसको ना ज़्यादा मतलब हम वो नहीं करेंगे, बट जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो, लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज, ये सभी कैटेगरीज के लिए है जीडीएस की, चाहे आप एबीपीएम हो, बीपीएम हो, चाहे आप डाक सेवक हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख रखा है लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इन सप्रेशन सुपर सेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स इशूड ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सभी को मतलब मिलाकर यहाँ पे एक पीडीएफ निकाली गई है कि यहाँ पे जो इतने भी रूल्स हैं वो सारे यहाँ पे अभी इस पीडीएफ के ही माने जाएंगे। उसके बाद में कंडीशन ऑफ ट्रांसफर क्या रहने वाली है कि जो मेल जीडीएस कैंडिडेट है उसको 2 चांसेस दिए जाएंगे उसकी पूरी सर्विसेज में, मतलब जीडीएस वो अभी से लेकर जब तक भी रहेगा उसको मैक्सिमम 2 चांसेस दिए जाएंगे ट्रांसफर के लिए, एंड जो फीमेल है उसको दिए जाएंगे 3 चांसेस। ठीक है, तो अगर आपने ये पहले ही अवेल कर लिए हैं तो अभी आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो ट्रांसफर के लिए, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में द जीडीएस में अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 जीडीएस पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन वन डिवीजन एट ए टाइम, द ट्रांसफर विल बी एट ऑन कॉस्ट ऑफ जीडीएस। तो जो मतलब जब आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपने देखा होगा ट्रांसफर की पोर्टल पे भी, ऑनलाइन ट्रांसफर की पोर्टल पे, वहाँ पे भी अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस पोस्ट की मिलती है कि आप यहाँ में से कहाँ कहाँ पे जानना चाहते हो। एक डिवीजन में ही आप अप्लाई कर सकते हो, एंड उस डिवीजन के अंदर जितनी भी पोस्ट खाली है उसमें आप मैक्सिमम 10 पोस्ट के लिए ही प्रेफरेंस जो है वो डाल सकते हो। एंड जो आपका ट्रांसफर है वो जीडीएस के खुद के कॉस्ट पे किया जाएगा, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको जितना भी वो खर्चा होगा वो आपको खुद अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार कोई भी लायबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यार एक मतलब थोड़ा आप बोलोगे कि भैया बोर कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो ये 10 जीडीएस की पोस्ट इन्होंने बोला है कि आपको मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस देनी है, तो मैक्सिमम 10 देनी है, मिनिमम का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो आप 10 प्रेफरेंस दे देते हो एक करके, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि जो सी आप फर्स्ट नंबर पे डालते हो वहाँ पे है कि आपको यार ये 100% मिल जाए तो मतलब लाइफ सेट, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और 10वें नंबर वाले पे ये है कि हाँ चलो हो गया तो भी ठीक है, वैसे मुझे इतना खास है नहीं, कि अगर नहीं होगा ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर तो यहीं पर ठीक हूँ। ठीक है, तो इसमें पता है क्या होता है कि आपको 10 की 10 प्रेफरेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जितने आपने 10 प्रेफरेंस डाली, अगर उसमें से आपके किसी एक पे भी सिलेक्शन हो जाता है ना, तो वो आपका ट्रांसफ़र का जो चांस है वो अवेल माना जाएगा। चाहे आप वहाँ पे जाओ, चाहे आप अपना जो मतलब ट्रांसफ़र है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे रिजेक्ट करो, बट वो आपका ये माना जाएगा कि आपने एक जो अपना चांस है वो अवेल कर लिया, यानी कि यूज़ कर लिया। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आपको 10 प्रेफरेंस दी गई है, बट वो मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस है। उसमें से अगर आपको सिर्फ एक जगह पे है ना, कि अगर मैं एक इसी जगह पे अगर मुझे सिलेक्शन मिलेगा तब तो मैं अपना ट्रांसफ़र वाला जो मुझे चांस मिला है उसको ख़राब करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रेफरेंस डालो जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि हाँ अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ लाइफ सेट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक प्रेफरेंस डालो। अदरवाइज नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब यही है कि आप 10वें नंबर वाली जगह पे जाना नहीं चाहते, बट आप उसके लिए अपना ट्रांसफ़र का जो चांस है वो वेस्ट कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ एक प्रेफरेंस डालो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात, आपका ट्रांसफ़र का जो है वो किसी अच्छी
जगह पे यूज़ हुआ है चांस, एंड अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपके पास दो के दो चांसेस वैसे ही पड़े, आप फिर कभी भी ले सकते हो। उसके बाद में रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शैल बी, हाँ तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आपने जैसे कि ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया एंड 10 प्रेफरेंस में से आपको एक प्रेफरेंस आपकी मिल गई है, बट वहाँ पे अगर आप रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना, तब भी आपका माना जाएगा कि आपने अपना एक जो ट्रांसफर का चांस है वो आपने मतलब जो है अवेल कर लिया, यानी कि आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया बट बाद में आपको पता लगता है कि यार मुझे ट्रांसफ़र की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ, तो आप अपनी जो ट्रांसफ़र की जो आपने एप्लीकेशन डाली थी, आप उसको 15 दिन के अंदर-अंदर विथड्रॉ कर सकते हो। आपको डिवीज़न ऑफिस वालों को एक लेटर लिखनी होती है कि ऐसे-ऐसे करके ये है और मैं अपनी विथड्रॉ करता हूँ ट्रांसफ़र की जो भी आपकी है, तो आप उसके रिगार्डिंग विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अभी जैसे कि आजकल तो यार ऑनलाइन सिस्टम चल पड़े हैं, तो आपको बताएंगे कि आप इतनी तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, सो उसके अंदर-अंदर आप कभी भी कर सकते हो। आपको कोई लेटर वगैरह का, कोई हार्ड कॉपी का तो कोई काम ही नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद में however may we have option to withdraw the request within time of the application for transfer, which will not be counted as chance। हाँ, उसके बाद में transfer request may be submitted any time during the year, however GDS should have completed minimum engagement period of 1 year from the date of regular engagement on GDS post on the date of transfer request। तो पहले क्या होता था कि आप पूरे साल में कभी भी आप अपनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जो है अपने डिविजनल हेड ऑफिस में दे सकते थे, या फिर एज इट इज़ कि अगर आपको मतलब डिवीजन के अंदर लेना है तो आप डिविजनल हेड ऑफिस में दोगे, अगर आपको रीजन के अंदर देना है तो आप रीजनल हेड जो मतलब हैं आप उनको दोगे, पोस्ट मास्टर जनरल जो होते हैं, एंड अगर आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल जाना चाहते हो तो आपको दोनों सर्कल के जो CPMGs हैं आपको उनको जो रिक्वेस्ट है वो भेजनी पड़ती है। पहले होता था, बट आजकल क्या है ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसका कोई चक्कर ही नहीं रहा कि आप कभी भी भर सकते हो। यहाँ पे आपको 3-3 महीने के बाद हर एक क्वार्टर में जो मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो लॉन्च किया जाता है, एंड देन आप अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो भर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको 1 साल पूरा हो गया है एज ए GDS काम करते हुए अपने उसी पोस्ट पे, तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हो उस टाइम आपको 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओनली देन आपका जो ट्रांसफ़र है वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू ऑल GDS कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ एंगेजमेंट पीरियड। तो अभी जैसे कि म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर जो है वो ऑनलाइन नहीं होता, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जो लेटर है वो भेजनी पड़ती है अपने डिविजनल ऑफिस को, या फिर रिस्पेक्टिव जो भी आपके मतलब रीजनल है, या फिर जो आपके सर्कल CPMGs हैं, मतलब आप जैसे भी लेना चाहते हो, रिस्पेक्टिव जो भी उनके ऑफिसर्स आपको वहाँ पे भेजनी पड़ती है। बट वो कैसे होगा, वो ऐसे नहीं है कि अगर आप लग गए अभी एंड आपका फ्रेंड भी अभी लग गया बट आप दोनों अपनी स्वैप करना चाहते हो अभी से, तो ऐसे नहीं होगा। आपको 1 साल पहले कंप्लीट करना पड़ेगा एज ए GDS, उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद में ट्रांसफर और वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज में, हाँ तो जब भी आपका मतलब ट्रांसफ़र एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसमें आपकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, मतलब जो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी वेरीफाई करवाई जाएंगी। जो आपका कास्ट है, एजुकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन, वो सारी कुछ आपकी दोबारा से वेरीफाई करवाई जाएंगी। उसके बाद में ट्रांसफर रिक्वेस्ट GDS हु आर अंडर पुट ऑफ ड्यूटी और अगेंस्ट हुम एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, पॉलिसी केस और कोर्ट केस इज पेंडिंग विल नॉट बी एंटरटेन। तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट अगर आप GDS हो जिसके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, चार्जशीट वगैरह लगी हुई है, पुलिस केस है, कोर्ट केस है, या फिर पुट ऑफ ड्यूटी हो, अगर आपको मतलब ऐसे कर दिया गया, देन आपकी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। Past engagement period will be counted for assessing the eligibility for appearing in departmental examination as well as for annual increment। ठीक है, तो अभी आप कहते हो कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था, अभी मैं A जगह पे काम करता था और मैं अभी B जगह पे चला गया हूँ, तो उसमें क्या होगा, आप बोलोगे कि मैं B जगह पे चला गया हूँ, तो वहाँ पे मेरी जो मतलब प्रमोशन के लिए मेरी दोबारा से पीरियड जो है मतलब सर्विस है वो दोबारा से काउंट की जाएगी, या मेरे पहले वाले भी जोड़े जाएंगे। तो ऑफकोर्स आपके पहले वाले भी ऐड किए जाएंगे क्योंकि आपने पहले भी एज ए GDS सर्विस दे रखी है। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वो आपके एक्सपीरियंस में कोई भी बदलाव नहीं करती है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो सेम रहेगा, आपका आगे आगे वो बढ़ता ही रहेगा, एंड जो भी आपका इंक्रीमेंट है वो भी सेम एज इट इज़ बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट पोस्ट में हो, इंडिया पोस्ट में हो, काम कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। और उसके बाद में और अगर मतलब जो आपने अपना जो ट्रांसफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी जो जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका कोई क्लेम नहीं रह जाएगा, एंड आपको नई जगह पे ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में टू हिज ऑन रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफर अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रैंक जूनियर। हाँ, तो वहाँ पे ना एक क्या है, सीनियरिटी लिस्ट बनती है आपकी, हर एक साल जो सीनियरिटी लिस्ट निकाली जाती है कि अभी सबसे ऊपर कौन है। उसके बाद में क्योंकि ना एट दी एंड अगर हम बात करें कि अगर आप आज ज्वाइन हुए हो और अगर मान लो वैसे तो किसी का ना हो कि, बट फिर भी अगर आपका कहीं पर भी कभी भी प्रमोशन नहीं होता है, तो एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट के आसपास की जब आपकी एज हो जाती है 50-55 के आसपास, तो एक सीनियरिटी लिस्ट निकाली जाती है जिसमें कि अगर आपको प्रमोशन अभी तक नहीं मिला है
तो आपको फिर जूनियर रैंक से सीनियर रैंक पे मतलब भेज दिया जाता है। यानी कि अगर आप जीडीएस हो तो आपको जीडीएस से एमटीएस बना दिया जाएगा, बिना किसी पेपर के, बिना कुछ और के, बस आपकी एज को देखते हुए कि आप इतने सालों से काम कर रहे हो हमारे साथ में, आपकी अब एज जो है वो रिटायरमेंट की आ चुकी है, तो हम आपको जीडीएस से एमटीएस बना दे, तो वो होता है सीनियोरिटी लिस्ट। ठीक है, और सीनियोरिटी लिस्ट सिर्फ इसी चीज़ में काम नहीं आती, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे कि जो आपकी टाई अप केसेस हो जाते हैं कि अगर दो बंदे हैं प्रमोशन में और उनका सेम नंबर है, तो हम किसको मतलब पहले प्रेफरेंस दें, किसको हम पहले रैंक दें। तो वो होता है कि आप की मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले होती है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद में माना जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब अगर दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम होती है, फिर डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, और मतलब ऐसे ही करके कुछ टाइप केसेस में ये जो सीनियोरिटी लिस्ट है ये निकाली जाती है। तो अगर आप मतलब दूसरी जगह पे जाते हो, भी एक जगह से दूसरे डिवीजन में अगर आप जाते हो, किसी दूसरी जगह पे जाते हो, तो आपका जो रैंक है वो जूनियर, यानी कि सीनियोरिटी लिस्ट में फिर आप सबसे नीचे हो जाओगे। जो भी आपके साथ बंदे जो हैं ज्वाइन किए होंगे, उनमें से आप सबसे नीचे जो है वो रैंक में आ जाओगे। बाकी आपसे जो होंगे वो आपसे ऊपर नहीं जाएंगे, वो तो आपसे नीचे ही जूनियर ही रहेंगे। बट जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी आपके साथ ज्वाइनिंग हुई है, उसमें आपको सबसे नीचे जो है वो रैंक दिया जाएगा इन द सीनियोरिटी लिस्ट। उसके बाद में हाँ, मतलब अगर आप ये किसी एक डिवीजन के अंदर ही ट्रांसफ़र लेते हो, किसी सब डिवीजन के अंदर ही ट्रांसफ़र लेते हो, तब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सेम डिवीजन के अंदर या फिर सेम सब डिवीजन के अंदर ट्रांसफ़र ले रहे हो। अगर आप एक सर्कल से या फिर अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हो, तब ये जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में द जीडीएस कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन हिज रिक्वेस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो अभी देखो आप कैसे कैसे ट्रांसफर ले सकते हो, वो तो हो गया एक जगह से लेके दूसरी जगह का ट्रांसफर। अभी आप बोलोगे कि मैं एबीपीएम हूँ, मुझे बीपीएम बनना है, तो मैं कैसे इसके लिए ट्रांसफर ले सकता हूँ? इसके लिए भी आपको ट्रांसफर के लिए ही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, ये इसका और कुछ पेपर वगैरह नहीं होता कि एबीपीएम से बीपीएम कैसे बने। ट्रांसफर के लिए आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। एंड जो भी बीपीएम है, अगर वो एबीपीएम बना जाते हैं, देन आप सिंपली ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप एबीपीएम से बीपीएम बन जाते हो। बट क्या कुछ कंडीशंस है वो आप यहाँ पे देखो कि देखो जौन सा बीपीएम लेवल 1 है वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, बीपीएम लेवल 1 के लिए ही अप्लाई कर सकता है। स्लैब 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 3 स्लैब होते हैं। फर्स्ट स्लैब होता है 10,000 रुपये बेसिक पे, स्लैब 2 होता है 12,000 रुपये बेसिक पे, एंड स्लैब 3 होता है 14,500 बेसिक पे, जो कि बीपीएम लेवल 2 होता है। अभी देखो जो बीपीएम लेवल 1 है वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएम लेवल 1 के ही लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी और जगह पे। और बीपीएम लेवल 1 जो है वो एबीपीएम या फिर डाक सेवक लेवल 2 के लिए भी अप्लाई कर सकता है कि मुझे एबीपीएम लेवल 2 पे भेज दो, और किसी दूसरी जगह पे आप चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बीपीएम लेवल 2 हो तो आप बीपीएम लेवल 2 के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर या नीचे कोई भी बीपीएम जो है वो नहीं होता है। मतलब जो स्लैब है इनका वो नहीं होता, ये हाईएस्ट स्लैब है, स्लैब 3 14,500 बेसिक पे। अगर आप एबीपीएम लेवल 1 हो तो एबीपीएम लेवल 1 के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे या फिर इसके ऊपर जो मतलब आपका स्लैब 1 है उसका कुछ भी मतलब सेम नहीं होता यहाँ पे। मतलब पता है क्या कि आपका जो स्लैब है ना वो मैच होना चाहिए। अभी जैसे कि एबीपीएम लेवल 1 है तो उसका स्लैब 1 रहेगा, वो किसी और के साथ मैच नहीं होता। एबीपीएम लेवल 2 है, उसका स्लैब 2 रहेगा, जो कि बीपीएम लेवल 1 के स्लैब के साथ मैच करता है, तो आप उसमें इंटरचेंज कर सकते हो। उसके बाद में बीपीएम लेवल 1 हो, उसका स्लैब 2 रहेगा, एबीपीएम लेवल 2 का स्लैब 2 रहेगा, तो आप उसमें इंटरचेंज कर सकते हो। बीपीएम लेवल 2 हो, उसका स्लैब 3 रहेगा, तो आप किसी और में नहीं जा सकते, वो आपका क्योंकि किसी के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अभी हम बात करें एबीपीएम लेवल 2, तो हाँ सिंपली आप एबीपीएम लेवल 2 में जा सकते हो या फिर आप बीपीएम लेवल 1 में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एबीपीएम डाक सेवक जो है वो जो मतलब पोस्टल सर्विसेज जैसे कि होती है, हम नॉर्मली पोस्टल सर्विसेज में ही अभी काम करते हैं, बीओ में आप काम करते हो, एसओ में काम करते हो, तो आप सिंपली उसमें पोस्टल से आरएमएस में जा सकते हो, जो कि रेलवे मेल सर्विसेज होती हैं। स्टेशन वगैरह में जो पोस्ट ऑफिस बने होते हैं वहाँ पे आपको ढुआ ढुआई का या फिर जो भी इनका काम रहेगा रिस्पेक्टिव वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जो डाक सेवक हैं इन आरएमएस रेलवे मेल सर्विसेज में, तो आप वहाँ से पोस्टल सर्विसेज में आ सकते हो। उसके बाद में देयर विल नॉट बी एनी ड्रॉप इन टीआरसी स्लैब ऑफ अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स अर्न्ड बाय द जीडीएस विल बी रिटेन्ड। ठीक है, तो अगर आप बीपीएम से एबीपीएम बनते हो, एबीपीएम से बीपीएम बनते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो सेम रहेगी, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी आपका इंक्रीमेंट है वो भी सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अभी देखो आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करने होता है। अगर आप एक डिवीजन के अंदर ट्रांसफर लेना चाहते हो, देन आपको डिविजनल हेड यानी कि एसपीओ को भेजनी होती है लेटर, या फिर जो भी मतलब आपकी एप्लीकेशन है। अगर आप डिवीजन से बाहर ट्रांसफर लेना चाहते हो बट आपके रीजन के अंदर है, जैसे कि रीजन अलग अलग होते हैं कईयों के, जैसे कि हमारे पंजाब में थोड़े ऐसे रीजन बन रखे हैं कि ये लुधियाना रीजन है, या फिर मतलब जैसे कि मालवा रीजन अलग हो गया, तो ऐसे ऐसे करके ना अलग अलग पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं अलग अलग रीजन्स के, तो आपको फिर रीजनल हेड को भेजनी पड़ती है जो कि पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। अगर आप किसी एक
डिवीजन या फिर रीजन के बाहर लेना चाहते हो, बट आप सेम सर्कल के अंदर ट्रांसफर लेना चाहते हो। यानी कि मैं पंजाब में अभी लुधियाना में काम कर रहा हूँ, अगर मैं सोचूं कि अमृतसर ले लूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे सर्कल हेड जो सीपीएम जी होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मैं उनको अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेजूंगा। बट आजकल ये सब चक्कर खत्म हो गया है, इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब इस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि पहले लेटर का चक्कर होता था कि आपको लेटर लिख के भेजनी होती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम है, जिसको भी आपकी एप्लीकेशन जानी होती है वो अपने आप चली जाती है, आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आउटसाइड सर्कल लेना चाहते हो, जैसे कि पंजाब से मैं हरियाणा जाना चाहता हूँ, तो फिर दोनों ही सर्कल के जो हेड हैं, जो सीपीएमजीज हैं पंजाब के एंड हरियाणा के, मुझे उनको देनी होगी। ठीक है। मैनर ऑफ ट्रांसफर का क्या रहेगा कि पहले किसको जाएगी, आप विद इन डिवीजन के अंदर आप हेड ऑफ द डिवीजन को दोगे, उसके बाद में जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो आपका इशू करेंगे 30 दिन के अंदर। तो अब देखो ये सारा जो चक्कर है ना, ये सारा खत्म हो गया। अब ऑनलाइन है, वो आपको ऑनलाइन सारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपका वो अप्लाई करना है। उसके बाद में आपका ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा, उसके बाद में इतनी तारीख को जो मेरिट लिस्ट है वो निकल जाएगी, किसका किसका जो ट्रांसफर है अप्रूव हुआ है। तो ये जो सारा है ना चक्कर, ये जो सारा है, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ो इसको, इसको नहीं पढ़ना। उसके बाद में सेपरेट रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज विद इज टू बी मेंटेन्ड एट सर्कल ऑफिस रीजन है। तो ये भी उनका है कि डिवीजन ऑफिस वाले क्या काम करेंगे, जिसको जानने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद में द लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस टू बी सेंड बाय सर्कल ऑफिस रीजन बाय लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ बाय द डिविजनल हेड। ये भी डिवीजन ऑफिस वालों का काम है कि जीडीएस की जितनी भी वैकेंसी हैं, जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं उनको भेजनी होगी। ठीक है। एंड यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि अगर आप में से मतलब दो बंदे हो, आपने सेम डे पे आपने अप्लाई किया है एंड आपने सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जहाँ पे आप जाना चाहते हो सेम जगह के लिए अप्लाई करना है, तो किया है आपने, तो उसमें टाइप केसेस हो जाते हैं। तो उसमें आपकी क्या मानी जाएगी, उसमें सबसे पहले आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानी जाएगी। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, इन्होंने बाद में आने वाली जो मतलब इनकी चिट्ठी है, यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है ना कि एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सबमिटेड, कि किसने पहले एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की है पहले, उसको माना जाएगा। बट ये सब छोड़ो, इसके बाद में एक और लेटर आई है इनकी रिवाइज्ड वाली, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये सब यहाँ पे छोड़ दो। तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंसीडर की जाती है कि कौन पहले ज्वाइन हुआ। अगर वो भी सेम होती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है मतलब वो कंसीडर की जाती है। अगर वो भी सेम हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ पे आया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर जो है वो पहले किसने सबमिट की। ठीक है। उसके बाद में transfer request for vacant GDS post should be not be considered if such vacant post have already been notified for GDS engagement। तो यहाँ पे बता रखा है कि जितनी भी GDS की वैकेंसी है, अगर वो किसी वैकेंसी में निकाली जा चुकी है, साइकिल 4 साइकिल 5 या किसी भी अपकमिंग आने वाली वैकेंसी में अगर उसको कंसिडर कर लिया गया है, तो फिर वो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी जीडीएस को वहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी वैकेंसी में आ चुकी है। तो वहाँ पे नए बंदे ही अपॉइंट किए जाएंगे एंड जो भी नई आने वाली वैकेंसी में, अपकमिंग वैकेंसी में जो भी जीडीएस की वैकेंसी काउंट नहीं हुई है, वैकेंट पोस्ट काउंट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जो ट्रांसफ़र है वो अप्रूव किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे साइन वगैरह आ जाते हैं एंड इसकी जो कॉपी है वो सभी को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भेज दी जाती है। ये पहले होती थी एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, आपको जो हाथ से लिख के भेजनी होती थी, बट अब इसका सारा जो चक्कर है वो खत्म कर दिया गया है। ये है परफॉर्मा, जो कि डिवीजन ऑफिस वालों को मेंटेन करके रखना होता है कि हमने कब ट्रांसफर लिया, क्यों लिया, कहाँ पे लिया, कैसे लिया। ठीक है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो के लिए बहुत जल्दी वीडियो आएगी, सो वेट करना कि दिवाली बोनस वाली जो वीडियो है बहुत जल्दी आएगी। कितना दिवाली बोनस मिलेगा, किस किस को मिलेगा, अभी तक तो मुझे भी नहीं मिला है। सो उसी वीडियो में जानेंगे कि कितना दिवाली बोनस अब की बार आएगा, किसको आएगा और कब आएगा। सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।